नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही गंभीर लेकिन बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी अस्पताल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? जाहिर है, मरीजों का इलाज करते हुए डॉक्टर्स। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब एक साधारण सा दिखने वाला मेडिकल केस अचानक एक गहरे, अनसुलझे रहस्य में बदल जाए। ऐसे में एक डॉक्टर का काम सिर्फ जान बचाना नहीं रह जाता, उसे एक फ्रंटलाइन मेडिकल डिटेक्टिव यानी कि एक जांचकर्ता की भूमिका भी निभानी पड़ती है। आज हम एक ऐसे ही दुखद और सच कहूं तो चौंका देने वाले मामले की तह तक जाएंगे जिसने पूरे मुंबई शहर को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना ने हमारी पूरी मेडिको लीगल व्यवस्था की अहमियत को सबके सामने ला दिया। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का समय है, परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार डिनर पार्टी अभी अभी खत्म हुई है। सब खुश हैं और तभी कोई एक साधारण सा फल खाता है, एक मिडनाइट स्नैक। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये एक जानलेवा घटना की शुरुआत हो सकती है ना? लेकिन दुर्भाग्य से मुंबई के एक परिवार के लिए आधी रात को खाया गया एक आम सा तरबूज एक ऐसे अकल्पनीय रहस्य का कारण बन गया जिसने कुछ ही घंटों में उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये घटना सिर्फ एक त्रासदी भर नहीं है, ये मेडिकल साइंस के सामने खड़ा एक ऐसा बड़ा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब कुछ अचानक से गलत होता है तो सच्चाई का पता लगाना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है। आइए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात मुंबई के उस परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। ये पूरा मामला दक्षिण मुंबई के पायधुनी इलाके का है। वहां की मुगल बिल्डिंग में अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन और उनके दो बेटियां आयशा और जैनब रहते थे। शनिवार की वो रात उनके लिए किसी भी आम रात की तरह ही शुरू हुई थी। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को रात के खाने पर घर बुलाया था। रात करीब 10:30 बजे अब्दुल्ला के भाई बहनों सहित कुल 9 लोगों ने एक साथ डिनर किया। खाना खाने के बाद मेहमान वहां से चले गए। इसके बाद रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच डोकाडिया परिवार के चारों सदस्यों ने तरबूज खाया और वे सोने चले गए। लेकिन सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच अचानक सब कुछ बदल गया। चारों को बहुत गंभीर रूप से उल्टी और पेट खराब होने की शिकायत शुरू हो गई। उन्होंने स्थानीय डॉक्टर से सलाह ली, इंजेक्शंस भी लगवाए, लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वे लगभग बेहोशी की हालत में चले गए। सुबह 11 बजे से उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया जाने लगा, लेकिन सबसे दुखद बात ये रही कि कुछ ही घंटों के भीतर एक एक करके चारों की जान चली गई। अब यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात क्या है? एक बहुत बड़ा सुराग। जो 5 मेहमान जल्दी चले गए थे और जिन्होंने वो तरबूज नहीं खाया था, वे पूरी तरह से सुरक्षित थे, उन्हें खरोच तक नहीं आई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग का एक बिगड़ा हुआ मामला था या इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी? देखिए, जब इस तरह के मामले अचानक सामने आते हैं तो आमतौर पर हम सब की पहली धारणा यही होती है कि ये विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइजनिंग होगा। पुलिस ने भी शुरुआत में यही माना, लेकिन जेजे अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय सुरासे ने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बहुत अलग था। सामान्य फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर पेट में दर्द या आंतों में तकलीफ होती है और स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती है, लेकिन डॉक्टर सुरासे के मुताबिक इस मामले में परिवार की हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि उनका सीधा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम यानी मस्तिष्क का काम करना कम हो गया। वे सीधा बेहोशी में चले गए। जिस स्पीड और गंभीरता से उन चारों की हालत बिगड़ी वह किसी भी आम फूड पॉइजनिंग से बिल्कुल अलग था। यह पैटर्न साफ तौर पर यह इशारा कर रहा था कि वे किसी बहुत ही शक्तिशाली बाहरी एजेंट या किसी बेहद जहरीले केमिकल के संपर्क में आए थे। और यहीं से शुरू होता है असली मेडिकल डिटेक्टिव का काम, यानी सबूतों को सुरक्षित करना। इस केस की गंभीरता ने अस्पताल के डॉक्टरों को अचानक से एक दोहरी भूमिका में ला खड़ा किया। अब वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, बल्कि अग्रिम पंक्ति के जांचकर्ता बन चुके थे। जब एक डॉक्टर को ये समझ आ जाता है कि मरीज की हालत किसी आम बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि किसी अज्ञात जहर की वजह से है, तो इलाज के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया की नींव भी उसी पल रखी जाती है। इस पॉइंट पर सबूतों को सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि दवाई देना। जेजे मार्ग पुलिस और मेडिकल टीम ने बिना समय गंवाए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने उस रात के खाने की बची हुई बिरयानी और वो आधा खाया हुआ तरबूज फौरन कलीना फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। इसके अलावा मौत का असली कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया। जरा सोचिए, अगर उस रात अस्पताल में उन नमूनों और बचे हुए खाने को सही तरीके से सुरक्षित ना किया गया होता तो इस रहस्य की तह तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। खैर,
इस केस ने हमें ये तो दिखा दिया कि मुंबई के उन डॉक्टरों ने अपना काम कितनी मुस्तैदी से किया। लेकिन ये घटना हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल की तरफ ले जाती है। क्या पूरे देश में हर अस्पताल इस तरह के जटिल मामलों के लिए तैयार है? इसी बात को गहराई से समझने के लिए हम एक बेहद अहम स्टडी पर नजर डालेंगे। ये KAP यानी नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस स्टडी है, जो खास तौर पर जहर के मामलों में हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मेडिको लीगल तैयारी का आकलन करती है। चलिए बात करते हैं उस बिंदु की जहां चिकित्सा विज्ञान और कानून आपस में मिलते हैं। भारत में पॉइजनिंग या जहर के मामले एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हर साल हजारों मौतें सिर्फ आकस्मिक विषाक्तता के कारण होती हैं। ऐसे में जो बड़े अस्पताल होते हैं वे अक्सर इन मामलों के लिए सबसे पहला संपर्क बिंदु बन जाते हैं। जब भी कोई ऐसा मरीज अस्पताल पहुंचता है तो स्वास्थ्य कर्मियों के पास सख्त कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें सिर्फ जान ही नहीं बचानी होती, बल्कि पुलिस को सूचित करना और सबूतों को बचाना भी होता है। इसे सही से समझने के लिए हमें 2 महत्वपूर्ण शब्दों को जानना होगा। पहला है मेडिको लीगल केस या MLC। जब भी किसी चोट या बीमारी के पीछे कोई संदिग्ध कारण होने की जरा सी भी संभावना होती है तो उसे MLC के रूप में दर्ज करना अनिवार्य होता है। और दूसरा सबसे अहम शब्द है चेन ऑफ कस्टडी। इसका मतलब है हर एक कदम का बारीकी से लिखित दस्तावेजीकरण करना। मतलब खून का नमूना किसने लिया, उसे कहाँ रखा और लैब तक कैसे पहुंचाया, सब कुछ लिखित में होना चाहिए। अगर ये चेन बीच में कहीं भी टूट जाती है तो अदालत में वो सबूत बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। लेकिन क्या हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस इस कागजी कार्रवाई और कानूनी दांव-पेच के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं? इस स्टडी के नतीजे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। अब इस स्टडी का असल मकसद ये समझना था कि किताबी नियमों और असल जिंदगी के कामकाज के बीच आखिर कितना बड़ा फासला है। रिसर्चर्स ने 236 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का सर्वे किया। इसमें इंटर्न से लेकर सीनियर डॉक्टर्स तक शामिल थे। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उन्हें जहर के मामलों के मेडिको लीगल पहलुओं को संभालते समय किसी तरह के कन्फ्यूजन या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 80%, जी हाँ 78.8% ने हामी जवाब दिया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जो लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लोगों की जान बचा रहे हैं, उनमें से लगभग 4 में से 3 प्रोफेशनल्स को इन कानूनी प्रक्रियाओं में भ्रम होता है। और अगर हम इसे अनुभव के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जिन प्रोफेशनल्स के पास 1 साल से कम का अनुभव था, उनमें से लगभग 89% को इन मामलों में कठिनाई हुई। लेकिन जैसे जैसे हम 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले सीनियर डॉक्टरों की तरफ बढ़ते हैं, ये कठिनाई का स्तर गिरकर सिर्फ 29.4% रह जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज के समय में मेडिको लीगल काम काफी हद तक सिर्फ तजुर्बे पर टिका हुआ है, न कि शुरुआती ट्रेनिंग पर। युवा डॉक्टरों को उनके करियर के शुरुआती दिनों में इस अहम विषय पर पर्याप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल ही नहीं पा रही है। इस अध्ययन में कुछ बहुत ही खास कमियों की पहचान भी की गई, जैसे कि जब लैब टेस्टिंग के लिए खून का नमूना लिया जाता है तो उसमें सही प्रिजर्वेटिव जैसे सोडियम फ्लोराइड मिलाना जरूरी होता है ताकि नमूना खराब न हो। लेकिन लगभग 39% प्रोफेशनल्स को इसकी सही जानकारी ही नहीं थी। इसी तरह करीब 32% लोग इस बात से अनजान थे कि अगर जहर का शिकार कोई मरीज बेहोश हालत में है तो कानूनी तौर पर उसके इलाज के लिए सहमति के क्या नियम होते हैं। चेन ऑफ कस्टडी के पेपर्स भरने और नमूनों को सही तरीके से सील करने में भी काफी कंफ्यूजन देखा गया। देखिए, ये वो छोटी छोटी तकनीकी गलतियां हैं जो किसी भी बड़ी जांच की पूरी दिशा ही बदल सकती हैं। तो आखिर इन सब बातों का जमीनी स्तर पर क्या असर होता है, और ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जब मुंबई के उस परिवार की तरह कोई परिवार अचानक से खत्म हो जाता है तो समाज जवाब मांगता है, और ये जवाब सिर्फ सही तरीके से बचाए गए सबूतों और फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से ही आ सकते हैं। वो लैब भी तभी सही रिजल्ट दे सकती है जब डॉक्टर उन नमूनों को बिना किसी छेड़छाड़ के और पूरी कानूनी चेन ऑफ कस्टडी के साथ वहां तक पहुंचाएं। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो सबूत हमेशा के लिए नष्ट हो सकते हैं और उस परिवार को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए इस स्टडी में शामिल ज्यादातर विशेषज्ञों ने एक ही बात दोहराई है, जहर के मामलों में मेडिको लीगल दस्तावेजीकरण मरीज के इलाज जितना ही महत्वपूर्ण है। आज के युग का डॉक्टर सिर्फ एक जीवन रक्षक नहीं है, वो कानूनी सबूतों का सबसे पहला और सबसे अहम रक्षक भी है। मुंबई के तरबूज का वो रहस्य हमें इस बात की कड़वी याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। उस केस की सच्चाई अभी भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स पर टिकी हुई है।
लेकिन आज के इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम सबको एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। जब कोई अकल्पनीय घटना होती है, जब एक साधारण सा स्नैक एक जानलेवा त्रासदी बन जाता है, तो क्या हमारी स्वास्थ्य सेवा और कानूनी व्यवस्था मिलकर न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इस स्टडी के आंकड़े साफ बताते हैं कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।